नमस्कार, संसद समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा ने बुधवार को खनिज तेल उत्खनन के लिए सिंगल परमिट प्रणाली लाने और समग्र ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लक्ष्य वाले विधेयक को मंजूरी प्रदान की। लोकसभा में चर्चा और फिर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के जवाब के बाद सदन ने तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024 को ध्वनिमत से मंजूरी दी। राज्यसभा इस विधेयक को पहले ही मंजूरी दे चुकी है। चर्चा का जवाब देते हुए पुरी ने कहा कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा, उपलब्धता, किफ़ायती होने और टिकाऊपन पर आधारित है। उनका कहना था कि ऊर्जा की आपूर्ति के स्रोत को लेकर किसी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं। पुरी ने कहा कि वैश्विक बाजार में बहुत अधिक तेल की आपूर्ति हो रही है। ब्राज़ील, गयाना, सूरीनाम और कनाडा से आपूर्ति हो रही है। आपूर्ति की कोई कमी नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रधानमंत्री ने कम किया है, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में वैट की बढ़ोतरी हो रही है। पुरी ने इस बात पर जोर दिया कि पड़ोस में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें भारत के मुकाबले 15 से 20% तक अधिक हैं। सिर्फ भारत में कीमतों में कमी आई है। इससे पहले विधेयक को चर्चा और पारित कराने के लिए सदन में रखते हुए पुरी ने कहा कि भारत में प्रचुर हाइड्रोकार्बन संसाधन है और इस विधेयक के पारित होने के साथ जो इकोसिस्टम बनने वाला है उसमें भविष्य में अंडमान सागर में खनिज उत्खनन में देश को बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि एक समय भारत छोड़ने वाली अनेक कंपनियां अब तेल और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में निवेश के लिए भारत वापस आने और सरकार से साझेदारी की इच्छुक हैं। पुरी ने विधेयक के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें खनिज तेल उत्खनन के लिए सिंगल परमिट प्रणाली लाई जा रही है और समग्र ऊर्जा परियोजनाओं के विकास का लक्ष्य है। मंत्री ने कहा कि विधेयक में विदेशी निवेश आकर्षित करने के प्रावधान भी हैं जो अवसंरचना विकास के लिए जरूरी हैं। उन्होंने साफ किया कि इसमें राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि पिछले कुछ साल में देश में तेल आयात का बढ़ना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और सरकार बताए कि वो पिछले 10 साल से तेल और प्राकृतिक गैस के आयात को कम करने की दिशा में क्या प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि 2014-15 में देश में कच्चे तेल के उत्पादन में गिरावट आई है, जबकि तेल आयात में वृद्धि हुई है। भाजपा सांसद दिलीप सैकिया ने तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024 को नीतिगत स्थिरता लाने वाला विधेयक करार देते हुए कहा कि ये भारत के तेल एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र में निश्चित रूप से निवेशकों का विश्वास बढ़ाएगा। उन्होंने विधेयक को मील का पत्थर बताते हुए कहा कि विधेयक में नीतिगत स्थिरता के बारे में लंबे समय से मौजूद चिंता को दूर कर निवेश का माहौल बनाने का प्रयास किया गया है। सैकिया ने कहा कि वर्तमान में देश में 263 परियोजनाओं पर काम हो रहा है, जिनमें रिफाइनरी, पाइपलाइन, उत्खनन एवं उत्पादन, पेट्रोकेमिकल्स, शहरों में गैस वितरण, बुनियादी ढांचा और विपणन शामिल हैं। भाजपा के जगदम्बिका पाल ने कहा कि ये विधेयक भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। उन्होंने कहा कि विधेयक के जरिए निवेश में अनिश्चितता की स्थिति को दूर किया गया है। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान के कई सदस्यों ने लोक महत्व के विभिन्न मुद्दे उठाए। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम द्रमुक के सांसद एवं एम काथिर आनंद ने परिसीमन से जुड़ा मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार से आग्रह किया कि सिर्फ जनसंख्या के आधार पर ये नहीं होना चाहिए और तमिलनाडु जैसे प्रगतिशील राज्यों की भावना का सम्मान किया जाना चाहिए। आनंद ने कहा कि यदि परिसीमन जनसंख्या के आधार पर हुआ तो तमिलनाडु जैसे राज्यों को सीटों का नुकसान होगा, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण किया है, लेकिन सफलतापूर्वक परिवार नियोजन नहीं करने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों को सीटों के संदर्भ में फायदा होगा। उनका कहना था कि यदि इसी तरह परिसीमन हुआ तो प्रगतिशील राज्यों को दंड भुगतना होगा और परिवार नियोजन को नहीं अपनाने वाले राज्य पुरस्कृत होंगे। द्रमुक नेता ने कहा कि मेरा आग्रह है कि परिसीमन में राज्यों की जीएसडीपी, अवसंरचना और अन्य उपलब्धियों को आधार बनाना चाहिए, सिर्फ जनसंख्या आधार नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या में बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया और कहा कि अगला परिसीमन इन्हें अलग करके होना चाहिए, क्योंकि इनके कारण आदिवासियों की सीटें जा रही हैं। उन्होंने सदन में शून्यकाल के दौरान ये विषय उठाते हुए सरकार से ये आग्रह भी किया कि इस समस्या के समाधान के लिए संथाल परगना को अलग राज्य बनाना चाहिए।
दुबे ने कहा कि यदि ज़रूरत हो तो झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने पर भी विचार किया जाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर लोकसभा सीट से सांसद अनुराग ठाकुर ने बुधवार को केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण जल्द से जल्द पूरा किया जाए। भाजपा नेता ने कहा कि धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण की स्वीकृति 2009 में दी गई थी और 16 साल बाद भी ये संस्थान एक अस्थायी परिसर में संचालित किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने संविदा कर्मियों से जुड़ा विषय उठाया और केंद्र सरकार से आग्रह किया कि देश भर में संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए और उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था भी लागू हो। कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ने ओडिशा में महिलाओं के खिलाफ अपराध का मुद्दा बुधवार को लोकसभा में उठाया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार को निर्देशित करना चाहिए कि वो ठोस कदम उठाएं। भाजपा सांसद दिलीप सैकिया ने लोकसभा में केंद्र सरकार से आग्रह किया कि डिजिटल मीडिया के नियमन के लिए कानूनी प्रावधान किए जाए। और आइए अब बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में आज शून्यकाल एवं प्रश्नकाल सहित सभी नियमित कामकाज सामान्य ढंग से हुआ और रेलवे मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की गई। हालांकि सदस्यों की मांग पर सदन की कार्यवाही अपने निर्धारित समय से करीब 2 घंटे पहले ही स्थगित कर दी गई। शून्यकाल में विपक्षी दलों ने मतदाता पहचान पत्र क्रमांक संख्या में दोहराव का मुद्दा उठाया और निर्वाचन आयोग से इस गड़बड़ी की जांच करने और तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित अन्य विपक्षी दलों ने मतदाता फोटो पहचान पत्र के दोहराव वाले अनुक्रमांक EPIC के मुद्दे पर नियम 267 के तहत उच्च सदन में तत्काल चर्चा कराए जाने की मांग की थी, लेकिन उपसभापति हरिवंश ने इससे संबंधित सभी नोटिस अस्वीकार कर दिए। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने चुनावों को लोकतंत्र की आत्मा बताया और कहा कि ये निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन अब इस पर सवाल उठ रहे हैं। शून्यकाल में कांग्रेस के विवेक तनख्वाह ने सरकार से करतारपुर गलियारे की तर्ज पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नियंत्रण रेखा LOC के पार स्थित शारदा पीठ की तीर्थयात्रा की सुविधा प्रदान करने का आग्रह किया। शून्यकाल में भाजपा के बाबूभाई जेसंगभाई देसाई ने देश भर में बाल विवाह कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक समस्या है जो बच्चों की शिक्षा और विकास में बाधा बन रही है। IUML के अब्दुल वहाब ने हब एंड स्पोक मॉडल के अंतर्गत केरल में मौजूदा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के अवसंरचना विकास के लिए अतिरिक्त निधि की मांग की। उन्होंने कहा कि केंद्र को केरल के लिए 2100 करोड़ रुपए आवंटित करने चाहिए। भाजपा के हर्ष महाजन ने सरकार से हिमाचल प्रदेश में नागरिक उड्डयन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की मांग की, जो अपनी लुभावनी प्रकृति, प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी की समस्याएं न केवल पर्यटकों के लिए बल्कि राज्य के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी चुनौतियां पैदा करती हैं। आम आदमी पार्टी के बलबीर सिंह ने पंजाब से विदेश में जाने वाले निर्दोष युवाओं की तस्करी करने वाले ट्रैवल एजेंटों द्वारा शोषण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में अवैध रूप से भेजे गए युवा विदेशी जेलों में बंद हैं। उन्होंने अमेरिका से हाल ही में निर्वासन के बारे में भी बात की, जिसमें युवाओं को जंजीरों में बांधकर और हथकड़ी लगाकर लाया गया था। शून्यकाल के बाद प्रश्नकाल सामान्य ढंग से चला। इसके उपरांत सदन में भोजनावकाश नहीं हुआ और रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा शुरू की गई। चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा सांसद सामिक भट्टाचार्य ने कहा कि मोदी सरकार ने इस बार कोई बजट पेश नहीं किया, बल्कि एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य के लिए वादा किया है। उन्होंने कहा कि बजट में रिकॉर्ड आवंटन करके सरकार ने रेलवे को विश्व स्तरीय नेटवर्क बनाने की प्रतिबद्धता जताई है। तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन ने कहा कि देश के 140 करोड़ लोगों के लिए भारतीय रेलवे एक जीवन रेखा है। तृणमूल सदस्य ने कहा कि संप्रग सरकार के शासनकाल में कुल रेल बजट का 1.43% केरल को दिया गया, जो राजग सरकार के शासनकाल में घटकर 1.17% रह गया। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को दिए जाने वाले कोष में भी कमी आई है। चर्चा में भाग लेते हुए द्रमुक के NR इलांगो ने तमिलनाडु में चल रही विभिन्न रेल परियोजनाओं के क्रियान्वयन की धीमी गति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि चाहे आम बजट हो, रेलवे बजट हो या भाषा का मुद्दा हो, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार तमिलनाडु के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। चर्चा में हिस्सा लेते हुए पूर्व प्रधानमंत्री एवं JDS नेता HD देवीगौड़ा ने कहा कि पटरियां बिछाने और आमान परिवर्तन सहित रेलवे की लंबित व अधूरी परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करना चाहिए, अन्यथा बढ़ती लागत इन्हें पूरा करना
मुश्किल बना देती है। उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी को देखते हुए ट्रेनों की संख्या बढ़ाना ज़रूरी है, लेकिन हमें सुरक्षा के पहलू को भी ध्यान में रखना होगा। उन्होंने कहा कि रेलवे को लाभप्रद उपक्रम बनाना और इसके राजस्व में वृद्धि भी ज़रूरी है, क्योंकि ये लाखों लोगों को रोजगार देता है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अयोध्या रामी रेड्डी आला ने कहा कि रेलवे को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सलाहकारों से परामर्श लेना चाहिए। उन्होंने कहा ये लक्ष्य 1 वर्षीय से लेकर 5 वर्षीय हो सकते हैं। ये भी देखना होगा कि मानव संसाधन के मुद्दे से कैसे निपटा जा सकता है, क्योंकि आबादी तो बढ़ रही है लेकिन रोजगार कहाँ है। बीजू जनता दल के सुभाषीष खुंटिया ने कहा, देश के सबसे लाभदायक उपक्रम के लिए दलगत राजनीति से उठकर कदम उठाने होंगे। ये देखना चाहिए कि रेलवे उड़ीसा राज्य से 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का सालाना राजस्व अर्जित करता है, लेकिन बदले में उड़ीसा को केवल 10,000 करोड़ रुपए ही मिल पाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल राजद के संजय यादव ने कहा कि रेलवे में सुरक्षा प्रणाली कवच की तत्काल ज़रूरत है, क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार देश में रेल दुर्घटनाओं से 2,60,000 लोगों की जान जा चुकी है। उन्होंने कहा कि रेल हादसों पर रोक के लिए कवच प्रणाली इजाद की गई, लेकिन वो अब तक इस्तेमाल में नहीं लाई जा रही है। चर्चा में भाग लेते हुए आम आदमी पार्टी के अशोक कुमार मित्तल, संजय सिंह, समाजवादी पार्टी के रामजीलाल सुमन, आईयूएमएल के अब्दुल वहाब, भाजपा की माया नारोलिया, जनता दल यू के संजय कुमार झा, राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा, कांग्रेस के सैयद नसीर हुसैन, तृणमूल कांग्रेस की ममता ठाकुर ने रेलवे में सुधार के लिए कई सुझाव दिए। कई विपक्षी सदस्यों ने ट्रेन दुर्घटनाओं को लेकर चिंता जताई। इसके उपरांत पीठासीन उपाध्यक्ष राजीव गांधी ने घोषणा की कि चर्चा को बीच में ही रोका जा रहा है और बाकी चर्चा एवं रेल मंत्री का जवाब सोमवार को होगा। तो संसद समाचार में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।